नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट करिए। बहुत ही शानदार जो टेस्ट है वो अपन आप सामने स्टार्ट कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी है वो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आज अपना जो है वो ई बुक पर आधारित 25वां क्वेश्चन है। आज अपनी ई बुक के 2525 क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य दरार क्या कहलाती है, बताइए भी। दो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं उनके बीच की दरार क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है, रेनवियर के नोड कहलाती है, दुर्मिका कहलाती है या फिर सिनेप्स कहलाती है? दीजिए जवाब। ठीक है, अपने को पता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका कोशिका को अपन क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, दुर्मिका वो भाग होती है तंत्रिका तंत्र का जो क्या करती है, सूचनाओं को ग्रहण करती है। ठीक है, और अपन कैसे तंत्रिका तंत्र के जो इस प्रकार भाग होते हैं उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो होता है रेनवियर के नोड। और दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो मध्य स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बताइए भी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अपने को पता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम है वो प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, प्रसव हार्मोन कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होता है और ये दुग्ध स्त्रावण के लिए भी क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड से होता है, प्यूस से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन से होता है? बताइए, जल्दी से दीजिए जवाब। ठीक है, तो जो विद्यार्थी पीयूष ग्रंथि जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है? बताइए भी। त्वचा का वर्णक हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? बताइए। थायरोक्सिन होता है, वर्दी हार्मोन होता है, मिलेटोनिन होता है या फिर टेस्टोस्टेरोन होता है? बताइए, दीजिए जल्दी से जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिलेटोनिन। और अपने को पता है कि ये मिलेटोनिन हार्मोन जो है किससे, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। और अपने को पता है कि पीनियल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं जैविक घड़ी, या इसी को क्या बोलते हैं, तीसरी आंख बोलते हैं। ठीक है, इसी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, तीसरी आंख बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करता है? बताइए भी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो शरीर में प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है? थायरोक्सिन, थाइमोसिन, इंसुलिन या प्रोजेस्टेरोन? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थाइमोसिन हो जाएगा। और थाइमोसिन हार्मोन है वो किस ग्रंथि के द्वारा, थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जिसको प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हाइड्रा में जनन किस प्रकार का होता है? बताइए भी। हाइड्रा में जनन किस प्रकार का होता है? एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये मान लो आप हर एग्जाम के अंदर बहुत बार है वो ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और जिसको नहीं आ रहा है वो आज रट ही लेना। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? बताइए। विखंडन पाया जाता है, खंडन पाया जाता है, पुनरुद्भवन पाया जाता है या फिर मुकुलन पाया जाता है? ठीक है, तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको आज रट लेना है कि हाइड्रा के अंदर है वो जनन पाया जाता है। कैसा? मुकुलन होता है। ठीक है, इंग्लिश में यदि कई बार इसका नाम आ जाता है बडिंग, तो आपको ये भी याद रखना है। बडिंग नाम आ जाता है तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से मान लो हाइड्रा जो होता है वो इस प्रकार का एक जीव होता है और इसमें एक भाग सिरे से क्या होता है, विकसित होके और नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पादप के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है? बताइए। अपने को पता है कि परागकण का मतलब होता है पादप की नर जनन कोशिका। ठीक है, परागकण का मतलब होता है पादप की नर जनन कोशिका। तो आप बताइए कि पादप के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है? बताइए, पादप के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है? स्त्रीकेसर, अंडाशय, पुंकेसर या फिर वर्तिकाग्र? दीजिए जवाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, अपने को पता है कि पुंकेसर जो होता है वो दो भागों में बंटा होता है। ठीक है, एक तो होता है पूतंतु बोलते हैं जिसको, और एक होता है परागकोश। और पुंकेसर के परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मेंडल के एक संकर संकरण में लक्षण प्ररूप का अनुपात क्या था? बताइए भी। मेंडल ने जो एक संकर संकरण का प्रयोग किया था उसके अंदर लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप का अनुपात क्या था? बताइए। लक्षण प्ररूप का अनुपात क्या था? ठीक है, तो अपने को पता है कि मेंडल ने दो प्रयोग किए थे। एक तो किया था एक संकर संकरण और एक क्या किया था? द्विसंकर संकरण प्रयोग किया था। ठीक है, एक संकर संकरण के अंदर है वो जीन प्ररूप का अनुपात था 1:2:1 और लक्षण प्ररूप का अनुपात क्या था? 3:1। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3:1। आगे यदि अपन बात करें तो द्विसंकर संकरण के अंदर जो है वो लक्षण प्ररूप का अनुपात था 9:3:3:1 और जीन प्ररूप का अनुपात था 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं तो आपको है वो याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक तो होते हैं उपार्जित लक्षण और एक होते हैं आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और उपार्जित लक्षण वो होते हैं जो अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। लेकिन किस वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया था कि उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से जवाब दीजिए कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो विद्यार्थी लेमार्क जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लेमार्क ने अपने सिद्धांत में किसका उदाहरण दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और छोटी क्लासों से हम वो पढ़ते आ रहे हैं कि लेमार्क ने अपने सिद्धांत के अंदर है यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था किस जीव पर दिया गया था? बताइए। मनुष्य पर दिया था, भालू पर दिया था, जिराफ पर दिया था या फिर हाथी पर दिया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिराफ। जो विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। अपने को पता है कि लेमार्क ने है वो कहा था कि अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाला जिराफ एक बहुत ही छोटा जीव था, लेकिन जब भूमि की वनस्पति खत्म हो गई तो धीरे धीरे ये क्या करने लगा? पेड़ पौधों से ऊपर से और वनस्पति के द्वारा भोजन प्राप्त करने लगा और धीरे धीरे इसकी गर्दन क्या हो गई थी? लंबी हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। डार्विन ने अपने सिद्धांत के लिए किस पक्षी का चयन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डार्विन। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्राकृतिक वर्ण का। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। और एक इसकी किताब है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम के अंदर वो पूछा गया, इसकी किताब पूछी गई है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब किसने लिखी थी और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो है डार्विन। अब आप बताइए डार्विन ने किस पक्षी का चयन किया था? ठीक है, तो ये था फिंच पक्षी जो है वो डार्विन के द्वारा क्या किया गया था? सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मृत्यु के कितने समय पश्चात तक नेत्रदान किया जा सकता है? बताइए भाई। मृत्यु के कितने समय पश्चात तक नेत्रदान किया जा सकता है? 10 से 15, 4 से 6, 2 दिन या फिर 24 घंटे? बताइए मृत्यु से कितने समय पश्चात तक नेत्रदान किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 से 6 घंटे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? बताइए। कांच में पड़ी दरार का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, पानी में रखी कांच की छड़ का चमकना या उपयुक्त सभी? दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? ठीक है, तो जो विद्यार्थी उपयुक्त सभी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही क्या है? सही है। इसके अलावा आपको प्रकाश तंतु याद रखना है और आपको याद रखना है क्या? हीरे का चमकना। हीरे का चमकना भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। हीरे का चमकना भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है? बताइए भी। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण क्या है? आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना या फिर उपयुक्त सभी? बताइए। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण कौन सा है?
ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य का नीला दिखाई देना और समुद्र का नीला दिखाई देना और सूर्य का लाल दिखाई देना। और इसके अंदर आप एक और याद रख सकते हो, क्या टिंडल प्रभाव भी क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से मोनेरा जगत के प्राणी है, बताओ भाई। निम्नलिखित में से मोनेरा जगत के प्राणी का उदाहरण बताओ। नीलहरित शैवाल है, जीवाणु है, या माइकोप्लाज्मा है, या उपयुक्त सभी है, बताइए, दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से मोनेरा जगत के प्राणी कौन से हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपको याद रखना है, नीलहरित शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, ये आते हैं मोनेरा जगत के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। शैवाल किस पादप समूह में आते हैं, बताइए भाई। शैवाल जो है वो किस पादप समूह में आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं, ब्रायोफाइटा में आते हैं, टेरिडोफाइटा में आते हैं, या जिम्नोस्पर्म में आते हैं, बताइए। शैवाल जो है वो किस पादप समूह के अंदर वो आते हैं? ठीक है, तो जो विद्यार्थी थैलोफाइटा जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं, थैलोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। थैलोफाइटा है वो पादप जगत का क्या होता है, सबसे बड़ा समूह होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पादप जगत का उभयचर या पादप जगत का एम्फीबिया, ठीक है, किसे कहते हैं? सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका तो जवाब दे दो आप। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रायोफाइटा। आपको याद रख लेना है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस संघ के प्राणियों का संपूर्ण शरीर है वो छिद्र युक्त होता है, बताइए। किस संघ के प्राणियों का संपूर्ण शरीर जो होता है वो छिद्र युक्त होता है? ठीक है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, पोरीफेरा, या सिलेंट्रेटा, दीजिए जवाब। ठीक है, इस संघ के प्राणियों का और संपूर्ण शरीर छिद्र युक्त होता है, तो इसका सही उदाहरण हो जाएगा क्या, पोरीफेरा। और इसके जीवों को क्या बोलते हैं, स्पंज भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दीजिए भाई। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। मोलस्का जो होता है वो दूसरा क्या होता है, सबसे बड़ा संघ होता है। तो पहला सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी ऑर्थोपोडा जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रथम जंतु जिनमें जीभ पाई जाती है, बताइए भी। सबसे पहले है वो जीभ किन जंतुओं में पाई जाती है? फिशिज का मतलब होता है मत्स्य, यानी मछलियाँ, मोलस्का, उभयचर या पोरीफेरा, बताइए। सबसे पहले जीभ पाए जाने वाले जीव कौन से होते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, उभयचर। और उभयचर के अंदर अपने को पता है कौन आता है, मेंढक आता है। सबसे पहले जीभ पाए जाने वाला जीव कौन सा होता है, मेंढक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कंगारू होते हैं, बताइए भाई। कंगारू क्या होते हैं? प्रोटोथीरियन होते हैं, मेटाथीरियन होते हैं, मेगाथीरियन होते हैं, यूथीरियन होते हैं, बताइए। देखिए प्रोटोथीरियन का मतलब होता है जो जीव अंडे देते हैं। ठीक है, मेटाथीरियन का मतलब होता है जो अविकसित बच्चे पैदा करते हैं। और यूथीरियन का मतलब होता है जो पूर्ण विकसित बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, जो पूर्ण विकसित बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि कंगारू क्या होता है? तो अपने को पता है कि कंगारू के अंदर एक थैली पाई जाती है जिसका नाम होता है क्या, मार्सुपियल है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, मार्सुपियल होता है। और जिसके अंदर अपने को पता है कि जीवों को पोषण मिलता है। ठीक है, तो ये अविकसित बच्चे पैदा करता है और बाद में उनको क्या करता है, विकसित करता है उस थैली में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है, बताइए। ब्लू व्हेल है, भारतीय हाथी है, अफ्रीकन हाथी है, या अमेरिकन हाथी है, बताइए। स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है वो एक बार एसएससी ने आपसे पूछा है, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब याद रखना है। सीधा सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि सबसे बड़ा जीव होता है ब्लू व्हेल,
लेकिन स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है? अफ्रीकन हाथी होता है। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैनिस फैमिलियरिस किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? बताइए। कैनिस फैमिलियर्स किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? हाथी का है, जिराफ का है, कुत्ता का है या बिल्ली का है? बताइए। कैनिस फैमिलियर्स किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, तो अपने को पता है कि कैनिस क्या होता है? कैनिस होता है कुत्ता, और ये एक फैमिलियर्स का मतलब होता है पालतू जीव, तो कुत्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये तो आपको याद रखना है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि मोर का और वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। अपने को देखिए, सराका इंडिका का मतलब होता है अशोक वृक्ष। ठीक है, सराका इंडिका का मतलब किसका वैज्ञानिक नाम है? अशोक वृक्ष का है। एलिफास इंडिका जो है वो किसका है? भारतीय हाथी का है। बोस इंडिकस जो है वो किसका है? गाय का है। ठीक है, तो पीवो क्रिस्टेस किसका हो जाएगा? मोर का वैज्ञानिक नाम है, हो जाएगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बताइए विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल किलोग्राम केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, जूल किलोग्राम प्रति केल्विन या जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब ये होता है कि एक किसी पदार्थ के निश्चित भाग में जो ऊष्मा पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, और जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। रट लेना जिनको नहीं आता है एग्जाम में, आजकल इसकी ये मात्रक बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है? बताइए भी, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है या प्रति न्यूटन मीटर होता है? बताइए, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? सही हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों अपने ई बुक एक बार है उसका रिवीजन हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने लगातार उसका रिवीजन किया है, तो उनके अपन कह सकते हैं कि तैयारी का बहुत ही अच्छा है वो और सुधार हुआ है उनकी साइंस में। यदि उन्होंने अपनी ईमानदारी से यदि पढ़ा है तो उनकी तैयारी में बहुत ही अच्छा है वो सुधार हुआ है। ठीक है, तो एक बार अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि 2525 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके साइंस में आपको कितना सुधार लग रहा है, जिन विद्यार्थियों ने लगातार और क्या की है? स्टडी की है। ठीक है, तो दोस्तों अपने 25 क्वेश्चन है वो पूरे हो चुके हैं। 25 जो टेस्ट है वो क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं। कल आपका 26वां जो टेस्ट होगा वो होगा 1 से लेके 500 तक क्वेश्चनों का। ई बुक की एक बार मैं आपको रिवीजन और करवा देता हूं, तो आप 1 से लेके 500 तक जो क्वेश्चन है उनको कल है वो क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। कल अपन जो है वो 1 से लेके 500 तक क्वेश्चनों का वो टेस्ट लेंगे। आज के टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।